15 अगस्त पर गरीब बहू के ससुराल आई अमीर फौजी सहेली। सुधा एक गरीब घर की बहू थी। 15 अगस्त का दिन था और वह सुबह उबासी लेकर उठ जाती है। जय हो सूर्य देवता आपकी। राजू कहाँ गया? यहीं तो सो रहा था, जरा देखती हूँ। सुधा ये कहकर बाहर जाती है तो देखती है उसका 7 साल का बेटा अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा है। अरे राजू, सुबह सुबह पतंग उड़ाने लग गया? थोड़ा नहा धो लेता, कुछ खा लेता, फिर चला जाता। और ये तेरे पास पतंग के पैसे कैसे आए? नहीं माँ, मुझे पतंग उड़ानी है, उड़ने दो। क्या आपत्ति हो रही है तुझे छोरे से? मैंने दिए हैं पैसे उसे, पतंग भी नहीं उड़ाए आज के दिन वो। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम कर लेती हूँ अंदर। अच्छा सुन, आज जरा बढ़िया सा खाना तैयार कर दे। जी माँ जी। फिर सुधा घर की सफाई करने लग जाती है। सफाई करते वक्त उसे अपनी दोस्त की पुरानी फोटो मिलती है, जिसे देखकर सुधा की आंखें नम हो जाती हैं। मैं और शिवानी कितने खुश थे अपने उन समय में। वो दिन तो मुझे अभी तक याद है जब पिंकी ने मुझे मारा था और वो आकर बचाने लगी। तूने मुझे मारा पिंकी, अब देख शिवानी बताएगी तुझे। सुधा, रो क्यों रही है? इसने मेरी चॉकलेट छीनकर जमीन पर फेंक दी। अच्छा? फिर शिवानी कक्षा की पिंकी नाम की लड़की को 2 थप्पड़ मार कर गिरा देती है। आज के बाद मेरी सहेली सुधा को परेशान किया ना तो दांत तोड़ के हाथ में रख दूंगी तेरे सारे। सॉरी सुधा, अब मैं कभी ऐसे नहीं करूंगी। सुधा और शिवानी की बहुत गहरी दोस्ती थी। बचपन से साथ पढ़ते पढ़ते दोनों बड़ी हो जाती हैं और ग्रेजुएशन भी साथ करती हैं। वहीं कुछ दिन बाद शिवानी सुधा के घर आती है, जहां उसकी हल्दी की रस्म चल रही होती है। सुधा, कैसी है तू? मैं तो तुझसे मिलने आई थी और ये सब तूने मुझे बताया नहीं। तेरी हल्दी की रस्म हो रही है, तू शादी करने वाली है? यार, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था और मैंने तुझे फोन करने की कोशिश की पर फोन अनरीचेबल था। हाँ, वो मैं 2 दिन के लिए मम्मी के साथ नानी के घर गई थी। खैर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सहेली शादी करने वाली है। लड़का कैसा है? अब जैसा भी है यार, माँ पिताजी की पसंद का है और तू जानती है कि मैं गरीब हूँ। जरूरी नहीं है, मैं माँ से बात करती हूँ, तेरे लिए अच्छा अमीर रिश्ता ढूंढती हूँ। छोड़, मैं तो एक गरीब के घर जा रही हूँ, लेकिन तू वैसे भी अमीर है, तू कब शादी कर रही है? तू जानती है ना, मेरा फौजी बनने का सपना है। पहले उसे पूरा करूंगी फिर शादी। यही बताने के लिए मैं तेरे पास आई थी। मैं अगले हफ्ते उसी की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ। चलो अच्छा है, तुझे भी कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी पक्की सहेली। और 3 दिन बाद सुधा की प्रीतम के साथ धूमधाम से शादी हो जाती है, जहाँ विदाई में शिवानी उसके गले लगकर रोती है और सास पूनम कहती है, अरे ये रोना धोना खत्म हो तो इस बहुरिया को घर ले जाऊं और अपने इशारों पर नचाऊं। चल अब रोना बंद कर, तुझे जब याद आए मुझे कॉल कर लेना। और आंटी जी, आप मेरी सहेली का ख्याल रखना, याद रहे उसकी आंखों में आंसू ना आए। तू होती कौन है मुझको ये सब कहने वाली? मैं अपनी बहू का ख्याल रख लूंगी जैसे मुझे रखना है। क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बोल रही है? अच्छा, बचपन से ही तो तू मेरे लिए पॉजिटिव है ना, इसलिए कह रही होगी। हाँ पागल, चल अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर। फिर सुधा की विदाई हो जाती है और वो अपनी गृहस्थी संभालने लगती है, जहाँ पूनम कभी कभी अपनी बहू पर बरसने लगती थी और गरीबी होने के बावजूद भी सुधा घर में सबका ख्याल अच्छे से रखती थी। तभी राजू आ जाता है। माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए तो दीजिए। ओहो, तू आ, चिंता मत कर, मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ जल्दी से। पता नहीं कब मैं बीती बातों में ही खो गई। देख, ये तेरी मौसी है, अब तो फौजी भी बन गई होगी। सच्ची माँ? वही जो बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, गोली चलाते हैं? हाँ बेटा। फिर तो माँ, मैं भी बड़े होकर फौजी बनूंगा। अरे क्या सिखाने लग गई उसको? घर के काम खत्म नहीं हो रहे क्या तुझसे? कब तक भूखी रहूं मैं? चाय भी नहीं बनाई तूने। बस माँ जी, कर रही हूँ। फिर सुधा 15 अगस्त के मौके पर सुबह नाश्ते में सबको चाय पकौड़े खिला देती है और दोपहर के खाने में तिरंगे वाले चावल और तिरंगे वाली मिठाई बनाती है। वाह माँ, आपने तो बहुत ही सुंदर दिखने वाला खाना बनाया है, तिरंगे जैसा।
हाँ बेटा, देख वाइट चावल, ग्रीन चावल और ऑरेंज चावल भी हैं। तीनों का फ्लेवर अलग है और 3 मिठाई भी बनाई है। तुझे जो पसंद आए वो खा। ठीक है माँ। ये फालतूगिरी करने की क्या जरूरत थी? सीधा सीधा खाना नहीं बनाया जा रहा था तुझे? 15 अगस्त नहीं हो गई, आफत हो गई। माँ जी, वो तो बस मैंने राजू को खुश करने के लिए बनाया था। और आप जानती हैं कि इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। कितने लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। तो जान दे दी तो क्या करूं? अब तो बहुत साल बीत चुके हैं। ढोंग बंद कर इसका। आगे से ये सब किया ना तो तुझे इस घर से बाहर कर दूंगी। सॉरी माँ जी। फिर शाम को राजू सुधा से पतंग उड़ाने की जिद करता है। अच्छा ठीक है, मैं तेरे साथ पतंग उड़ाऊंगी। उससे पहले हम झंडे को बाहर लगाएंगे। ठीक है माँ। फिर दोनों माँ बेटे तिरंगे को डंडे में लगाकर लगाने की कोशिश करते हैं। इतने में ये देख सास झंडे को उठाकर फेंक देती है। क्या है ये सब? मना किया था ना तुझे ये 15 अगस्त की चोचलेबाजी मत कर। दुनिया गड्ढे में कूदेगी तो तुम भी वही करोगे क्या? तुझे हमेशा के लिए यहाँ से रफा दफा कर दूं? ये कहकर सास उसे धक्का मार देती है। इतने में सुधा की अमीर सहेली शिवानी फौजी की वर्दी में आकर उसे बचा लेती है। सुधा, तू ठीक तो है ना? शिवानी, तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बता। और अचानक कैसे आना हुआ? मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी। मैं फौजी बन गई थी, फिर छुट्टी लेकर आज मिलने चली आई 1 मिनट। ऐसा कहकर शिवानी उस तिरंगे को अपने सर से लगाकर उसे फहराकर जमीन में लगाती है। आंटी जी, लगता है आपको इस तिरंगे का महत्व नहीं पता। इस झंडे को फहराने के लिए, हमारे देश को आजाद करने के लिए कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ लोग सूली पर चढ़ गए और आपने इस तिरंगे को जमीन पर गिराकर जो अपमान किया है वो बहुत गलत किया है। पहले तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, पर आपने मेरी सहेली के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरे पास इतनी पावर तो है कि मैं आप पर धाराएं लगवा दूं। आपकी इस हरकत से समझ चुकी हूं कि पिछले 8 सालों में आपने सुधा के साथ क्या क्या किया होगा। क्यों सुधा? जाने देना यार। नहीं यार, आज आंटी जी को बताना ही पड़ेगा। बेटा मुझे माफ कर दो, वादा करती हूँ अब बहू के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करूंगी, चिल्लाऊंगी भी नहीं। तुम ऐसा कुछ भी मत करना, बहू कर दे मुझे माफ। माँ जी, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये मेरे लिए काफी है। शिवानी, तू इतने समय बाद आई है, आजा अंदर बैठ। बिल्कुल, पर पहले तिरंगे का सम्मान कर लेते हैं। ये सुनकर आसपास के लोग भी तिरंगे को सलामी देते हैं और वंदे मातरम गाते हैं। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। इसके बाद दोनों सहेलियां एक दूसरे से काफी सारी बात करती हैं और शिवानी उसे अपने फौजी बनने की बात बताती है, उसके बेटे को उपहार देती है। फिर दोनों सहेलियां मिलकर पतंगबाजी करती हैं। इस तरह पूनम को अकल आ जाती है और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, हमारी ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, वादा कीजिए कि इस 15 अगस्त को आप भी किसी तिरंगे का तिरस्कार नहीं होने देंगे। जय हिंद। 3 करीब भाइयों की लाडली बहन का मेहंदी ब्लाउज। अरे अमित, सुमित, अजीत, तुम तीनों ने तो अभी तक खाना नहीं खाया है। कब से खाना ऐसा ही रखा हुआ है। माँ, आप तो जानती हैं ना कि हम अपनी बहन रूही के बिना खाना नहीं खाते हैं। जब तक रूही खाना नहीं खाएगी हम भी खाना नहीं खाएंगे। बेटा, तुम तीनों जानते हो ना, आज रूही अपने स्कूल की तरफ से टूर पर गई हुई है। उसे आने में देर होगी, इसलिए तुम तीनों आज उसके बिना ही खाना खा लो। नहीं माँ, हम अपनी बहन के बिना खाना नहीं खाएंगे, भले ही हमें सारी रात भूखा क्यों न रहना पड़े। भगवान करे ऐसे भाई हर बहन को मिले, तुम चारों के रिश्ते को किसी की नजर न लगे। लता के पति की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी, इसीलिए लता लोगों के घरों में काम करके अपने तीनों बेटे अमित, अजीत और सुमित और बेटी रूही को पालती थी। तीनों भाइयों को अपनी बहन रूही से बहुत ज्यादा प्यार था और वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तीनों भाई अपनी बहन के बिना कभी खाना भी तक नहीं खाते थे।
पूरा गांव इन चारों भाई बहन के प्यार को देखकर बहुत खुश होता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अब चारों भाई बहन बड़े हो जाते हैं। तीनों भाई खुद न पढ़कर अपनी बहन रूही को अच्छे से पढ़ाते हैं और आज रूही उसी स्कूल में टीचर होती है जिस स्कूल में वो खुद पढ़ी होती है। अजीत, सुमित और अमित, अब तुम तीनों को शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार मैं भी कब तक घर के काम करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि दूसरों के घरों की तरह मेरे घर में भी मेरी बहुएं आए और घर की जिम्मेदारियों को संभालें, लेकिन तुम तीनों शादी के लिए हाँ ही नहीं करते हो। माँ, आप जानती हो ना, जब तक हम तीनों भाई मिलकर रूही की शादी नहीं कर देंगे तब तक हम तीनों शादी नहीं करेंगे। हम तीनों के लिए हमारी बहन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक हम उसका घर बसता हुआ नहीं देख लेते, हम खुद का घर कैसे बसा लेंगे? ओहो, फिर शुरू हो गए ना आप तीनों। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मुझे टीचर बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अभी तो मुझे अच्छे से अपनी जॉब करनी है और बच्चों को खूब पढ़ाना है। रूही मेरी प्यारी बहन, हर लड़की को कभी न कभी तो शादी करनी पड़ती है, लेकिन अगर तुम्हें अभी शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। हम तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का लेकर आएंगे ताकि तुम्हें कभी भी किसी भी बात की कोई कमी ना हो। भैया, आप तीनों के होते हुए मुझे आज तक किसी भी बात की कोई कमी नहीं हुई है। आप मेरे लिए जो भी करोगे वो अच्छा ही करोगे। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। अपने बच्चों में इतना प्यार देखकर लता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है। जी देखो ना, आज बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ है और मोंटू को उसके स्कूल के लिए भी बहुत लेट हो रहा है। क्यों ना तुम और तुम्हारा दोस्त जतिन जाकर उसे स्कूल छोड़ाओ। ठीक है भाभी, मैं और जतिन जाकर अभी मोंटू को उसके स्कूल छोड़ देते हैं। जतिन एक बहुत बड़े और बड़े परिवार का इकलौता लड़का होता है। जतिन और जीत बचपन के दोस्त होते हैं, इसीलिए जतिन जीत से मिलने के लिए उसके गांव आया होता है। जीत का भांजा मोंटू उसी स्कूल में पढ़ता था जिसमें रूही बच्चों को पढ़ाया करती थी। जीत और जतिन मोंटू को लेकर उसके स्कूल जाते हैं और उसे स्कूल छोड़ देते हैं। तभी जतिन की नजर रूही पर पड़ती है जो बच्चों को पढ़ा रही होती है। रूही जतिन को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है, जिसके बाद वो जाकर वो सारी बात जीत के घर वालों को बताता है। जतिन, जो तुमने लड़की पसंद की है वो बहुत ही अच्छी लड़की है। हम उन्हें और उनके परिवार वालों को बचपन से ही जानते हैं। रूही के भाई उसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे परिवार वालों की तरह अमीर नहीं है। तुम्हारे घर वालों को इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? भाभी, मेरे परिवार वालों की ऐसी सोच नहीं है। आप बस जाकर रूही के घर वालों से बात कर लीजिए। अक्षरा, जीत और जतिन तीनों मिलकर रूही के घर जाते हैं और सारी बातें रूही के परिवार वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर रूही की माँ और भाई बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हमारी इकलौती और प्यारी बहन की शादी इतने बड़े परिवार में होगी, इसका तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। भगवान ने हमारी सुन ली, हमें ये रिश्ता मंजूर है। हमारी तरफ से शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आप बस बारात लेकर समय से आ जाइएगा। दोनों परिवार रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही हफ्तों में रूही और जतिन की शादी तय हो जाती है। अमित और सुमित, अच्छा हुआ ना, हमने बचपन से ही रूही की शादी के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे। उन पैसों की मदद से हम रूही की शादी बहुत अच्छे से करेंगे। हमारी इकलौती बहन की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रूही, तुम्हें शादी की जरूरतों के लिए जो भी सामान चाहिए है वो तुम हमारे साथ चलकर शहर से ले लेना। भाइयों, मेरा बस अपनी शादी को लेकर यही सपना था कि मैं शादी में मेहंदी वाला ब्लाउज बनवाऊं। आजकल मेहंदी वाला ब्लाउज बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं बैगलेस ब्लाउज लेकर उसके ऊपर मेहंदी से डिजाइन बनवाना चाहती हूँ। इतनी सी बात, चलो आज ही हम जाकर एक बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट को लेकर आएंगे जो तुम्हें तुम्हारा मन पसंदीदा मेहंदी ब्लाउज डिजाइन लगाएगी। अमित, सुमित और अजीत तीनों ने बचपन से ही रूही की शादी के लिए पैसे जोड़े थे। वो एक फंड में उन पैसों को जमा कर रहे थे। रूही की शादी को सिर्फ कुछ ही दिन रह गए थे, इसीलिए तीनों भाई मिलकर पैसे निकालने के लिए बैंक जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जिस बैंक में इतने सालों से वो पैसे जमा कर रहे थे वो बैंक फ्रॉड निकला और उनके सारे पैसे लेकर भाग गया। जब ये खबर तीनों भाइयों और घर वालों को पता चलती है तो पूरे घर पर एक पहाड़ सा टूट जाता है। तीनों भाई सदमे में चले जाते हैं और रोने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? अब हम रूही की शादी कैसे करेंगे? वो बैंक वाले तो फ्रॉड निकले, हमारे सारे पैसे लेकर चले गए। अगर रूही की शादी नहीं हुई तो हमारी बहन की बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। अब हम क्या करें?
भैया आप प्लीज रोइए मत, अगर मेरी किस्मत में शादी लिखी होगी तो जरूर हो जाएगी। सारा परिवार बहुत दुखी होता है और सदमे में होता है। शादी सर पर होती है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। जब ये बात गांव के सरपंच को पता चलती है तो सरपंच रूही के घर आता है। सरपंच जी, आप यहाँ, अगर आपको कोई काम था तो आप हमें बुला लेते, आपने क्यों आने की तकलीफ की? देखिए बहन जी, मैं आपके और आपके परिवार के हालातों के बारे में सब जान चुका हूँ। रूही आपकी ही नहीं, मेरी भी बेटी है और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई समस्या हो। इसलिए ये पैसे लीजिए और रूही की धूमधाम से शादी करिए। ये तो आपका बड़प्पन है सरपंच जी कि जो आप हमारी मदद कर रहे हो, लेकिन हम आपसे ये पैसे नहीं ले सकते। अगर आपको हमें पैसे देने ही हैं तो आप हमें ये धन उधार के तौर पर दे दीजिए। रूही की शादी के बाद हम तीनों भाई खूब मेहनत करेंगे और एक एक करके आपके पैसे चुका देंगे। रूही बिटिया बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे तुम जैसे भाई मिले हैं। ये लो, ये पैसे रख लो और जब मन हो तब चुका देना। और हाँ, मेरी बिटिया की शादी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बता देना। तीनों भाई उन पैसों की मदद से रूही की शादी की तैयारियां करने लगते हैं और शहर जाकर एक बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट को लेकर आते हैं जो रूही का मेहंदी ब्लाउज का डिजाइन बनाती है, जिसे देखकर रूही बहुत खुश होती है। तीनों भाई मिलकर रूही की शादी बड़े ही धूमधाम से करते हैं और उसे नम आंखों से विदा करते हैं। शादी के बाद रूही ससुराल में बहुत खुश रहती है, जिसे देखकर उसके तीनों भाई भी खुश रहते हैं। विमला अपनी बहू और बेटे के साथ रहती थी। विमला का बेटा विशाल शहर में काम करता था, लेकिन इन दिनों उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तो रेखा ने घर के खर्चों में सहारा लगाने के लिए कुल्हड़ खिचड़ी बेचने का काम शुरू किया। खिचड़ी, ये भी कोई बेचने की चीज है? बीमारों वाला खाना। माँ, खिचड़ी बहुत पौष्टिक होती है और फिर ये कोई साधारण खिचड़ी नहीं बल्कि कुल्हड़ खिचड़ी है। देखना, इसे सभी लोग खाना पसंद करेंगे। रेखा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म करना चाहा क्योंकि उसका काम अच्छा चल रहा था। तभी विमला कहती है, हाँ, तेरे जैसे बीमार ही इस खिचड़ी को खरीदना पसंद करेंगे। बीमार ने अपने ही जैसी चीज चुनी है, बिल्कुल बकवास। विमला रेखा से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा उसके कामों में कमियां निकालती थी। लेकिन रेखा अपनी सास की इन सभी बातों को बस नजरअंदाज कर देती और कभी भी उसका बुरा नहीं मानती। वैसे ये तूने सही बहाना पकड़ लिया है, सारा दिन घर के कामों से बचे रहने का। कमाई वमाई तो इस खिचड़ी से कुछ खास होती नहीं है, बस सारा दिन इसे बेचने के बहाने घर के कामों से बचे रहो। नहीं माँ, मैं पूरे दिन में 5 किलो से ज्यादा खिचड़ी बेच देती हूँ और इससे कमाए हुए सारे पैसे भी तो मैं आपको ही देती हूँ ना माँ। तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे चल चल, पैसे देकर क्या तू मुझ पर एहसान कर रही है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मुंह को बंद रख, भिखारन। विमला अपने गुरूर में अपनी बहू को सुनाकर कमरे में चली गई, लेकिन रेखा को इस सब की आदत हो चुकी थी तो उसे जरा भी बुरा नहीं लगा और वो भी अपनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बेचने ले गई। रेखा अपने दरवाजे पर ही कुल्हड़ खिचड़ी बेचती थी। सभी को उसकी अलग सी खिचड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए दूर दूर से लोग उसकी कुल्हड़ खिचड़ी खाने को आया करते थे। ये कुल्हड़ खिचड़ी कैसी होती है? ये बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है, चाहो तो चक्कर देख लो। ओह ये, मुझे प्लीज टेस्ट करने के लिए थोड़ी सी कुल्हड़ खिचड़ी दो। रेखा ने उस लड़की को कुल्हड़ में भरकर खिचड़ी दे दी। खिचड़ी खाकर वो बोली, यम, ये तो बिल्कुल ही अलग स्वाद की खिचड़ी है। मजा आ गया। आप एक काम कीजिए, मुझे 5 कुल्हड़ दे दीजिए। आज तो ये खिचड़ी मैं अपने पूरे परिवार को टेस्ट कराऊंगी। रेखा ने 5 कुल्हड़ पैक करके उस लड़की को दे दिए। रेखा उस खिचड़ी को कुल्हड़ में बनाती और फिर उसके स्वाद को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे छोटे छोटे कुल्हड़ों में बेचती थी। बहुत सारे लोग तो कुल्हड़ की सुंदरता देखकर ही खिचड़ी को खाने आ जाते। रेखा के छोटे से घर के बाहर बनाया हुआ ढाबा अच्छा चल रहा था। सभी कुछ इसी तरह से जारी था। रेखा पूरे दिन मेहनत करके कमाए हुए पैसे अपनी सास को दे देती थी, लेकिन विमला तब भी उससे खुश नहीं थी। एक दिन, माँ जी, क्या मुझे थोड़े से पैसे मिल सकते हैं? क्यों? माँ, वो मुझे खिचड़ी बनाने के लिए कुछ मसाले और नया कुल्हड़ लाना है। किस लिए? माँ, उस सब के बिना खिचड़ी नहीं बनेगी ना, इसीलिए।
मेरे पास पैसे नहीं है, जा अपने ही पास से ले आ। माँ मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तो सारे पैसे आपको ही दे देती हूँ। अच्छा, तो जो दिन के 2-4 रुपए तू मुझे देती है, तू मुझे उनके ऊपर घमंड दिखा रही है। मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा क्या मतलब था मैं अच्छे से जानती हूँ। आप गलत समझ रही हो माँ। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, और मैं तुझे कोई पैसा नहीं दूंगी। वो जो तूने तेरी अलमारी में पैसा छिपा कर रखा है ना, जा उससे जाकर सामान ले आ। माँ सच में मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा कुल्हड़ के लिए ना सही, मसालों के लिए तो पैसे दे दो। तेरी समझ में नहीं आता है क्या? ये ले। विमला ने अपने बटुए से निकालकर एक 10 का नोट रेखा के हाथ पर रख दिया। ले, और अब अपने इस मनहूस मुंह से आवाज मत निकाल देना। और हाँ, मैं कुछ देर बाहर जा रही हूँ, जब तक मैं घर लौटूं सारा काम हो जाना चाहिए। विमला ऐसे बोलते हुए बाहर अपनी पड़ोस में चली गई और बेचारी रेखा उसका मुंह देखती रह गई। सिर्फ 10 रुपए में तो खिचड़ी के चावल भी नहीं आएंगे। रेखा उदास हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ विमला अपनी पड़ोसन और पक्की सहेली जया के घर पहुंची। अरे अरे आ विमला, आ ही तो रही हूँ। अरे बहू, ला विमला जी के लिए पानी लेकर आ। जया की बहू सीमा पानी से भरा ग्लास विमला के सामने ले आई। शुक्रिया बेटा। विमला सीमा की तरफ मुस्कुराई, लेकिन सीमा उसे नजरअंदाज करती हुई अपने कमरे में चली गई। अरे तेरी बहू कैसा बर्ताव कर रही है? अरे इसने ऐसे ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद की हुई है। कैसे? अभी कल ही 5,000 की शॉपिंग करके आई थी, और देख आज फिर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए 5,000 रुपए चाहिए। जया विमला को ऐसे बता ही रही थी कि तभी सीमा अपने कमरे से निकल कर आई। हाँ, आपने अब पड़ोसियों से भी मेरी चुगली करना शुरू कर दिया। बहू, ये तू कैसे? चुप कीजिए आप। मैं जानती हूँ आप तो मुझे कुछ दोगी नहीं, जबकि मेरे पति ही सारा दिन मेहनत करके पैसे कमाते हैं। लेकिन कोई नहीं, आज मैं अपनी ये सोने की चेन बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा करूंगी, और महेश जी ने अगर इसके बारे में मुझसे कुछ भी पूछा तो उन्हें जवाब आप दोगी। बहू, तू इतना ड्रामा मत बना, तुझे पैसे चाहिए ना, ये ले, तू खुश रहे। हाँ तो दीजिए। वैसे भी मुझे पैसे देकर आपको एहसान नहीं करती हो। मेरे पति मेरे लिए कमाते हैं, वो तो मेरी मेहरबानी समझो जो मैं आपको पैसे दे देती हूँ। सीमा ने जया को विमला के सामने खूब सुनाया। बेचारी जया ने 5,000 रुपए निकाले और सीमा को दे दिए। ये सब कुछ देखकर विमला हैरान थी। सीमा पैसे लेकर पार्लर चली गई। तब विमला ने जया से पूछा, तूने पैसे क्यों दिए? तेरी बहू इतनी बदतमीज हो चुकी है। अरे इसे तो तुझे 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। देने पड़ते हैं विमला। अगर ये महेश से कुछ कह देती तो मेरा बेटा ही ना जाने मेरे बारे में क्या सोचता। और वैसे भी आजकल की बहुएं बड़ी शातिर हैं, इसीलिए ये जैसे कहती रहे वैसे ही करते रहो, तभी घर में शांति रहेगी। मेरा तो यही मानना है। जया के घर का माहौल और बहू को देखकर विमला को रेखा का ध्यान आया। वो बेचारी तो अपनी पूरी कमाई अपनी सास के हाथों पर रख देती थी। ये सब कुछ सोचकर विमला को अपने किए पर पछतावा हुआ। कुछ देर बाद विमला अपने घर आ गई। रेखा उदास सी घर के कामों में ही लग रही थी। विमला ने उसे अपने पास बुलाया। रेखा, यहाँ। जी माँ। ये ले बहू, तुझे पैसे चाहिए थे ना? विमला ने 5,000 रुपए रेखा को दे दिए। रेखा हैरान थी। माँ, जाकर कुल्हड़ और खिचड़ी का सामान ले आ। विमला रेखा को देखकर मुस्कुराई। रेखा ने अपनी सास से पैसे लिए और फिर वो जाकर कुल्हड़ खिचड़ी का सामान ले आई। उस दिन के बाद से कभी भी विमला ने रेखा को पैसे देने से इनकार नहीं किया और ना ही कभी उसके काम को बुरा भला कहा, बल्कि दोनों सास बहू अब मिलकर कुल्हड़ खिचड़ी बनाती हैं और बेचती हैं और एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहती थी।